जी, नमस्कार। रू स्टडी एक्यू में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर जिसमें हमारी चल रही है यूनिट 3, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मानव पोषण स्थिति के मूल्यांकन की तकनीकें और कुपोषण के कारण और रोकथाम। जिसमें पहली देखने वाले हैं मानव पोषण स्थिति का मूल्यांकन। क्या होती है पोषण स्थिति? तो किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति पोषक तत्वों के सेवन और उनके उपयोग के बीच संतुलन पर निर्भर करती है, जो वृद्धि, प्रजनन और स्वास्थ्य रखरखाव की प्रक्रियाओं में खर्च होते हैं। यह खाद्य सेवन की मात्रा, गुणवत्ता और शारीरिक स्वास्थ्य से प्रभावित होती है। पोषण स्थिति का स्तर मोटापे से लेकर गंभीर कुपोषण तक हो सकता है। पोषण स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो पोषण स्थिति आंतरिक यानी कि संवैधानिक, बाहरी यानी कि पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर प्रभाव से निर्धारित होती है। आंतरिक या संवैधानिक कारक उम्र, लिंग, पोषण, व्यवहार, शारीरिक गतिविधि और रोग। बाहरी पर्यावरणीय कारक की बात करें तो खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा और आर्थिक स्थिति। पोषण मूल्यांकन के उद्देश्य की बात करें तो पोषण मूल्यांकन कुपोषण के जोखिम में आने वाले व्यक्तियों या समुदायों की पहचान करना, कुपोषित व्यक्तियों या समुदायों की पहचान करना, समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम तैयार करना, शुरू किए गए पोषण कार्यक्रमों एवं हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को मापना। पोषण स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक की बात करें तो भोजन की मात्रा और गुणवत्ता, पर्याप्त मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट देखना, शारीरिक स्वास्थ्य एवं चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक प्रक्रिया, जिसमें पोषक तत्वों के अवशोषण और उपयोग को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य संबंधी कारक होते हैं। सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय कारक, आय स्तर, खाद्य उपलब्धता और सांस्कृतिक आदतें। जीवन शैली और शारीरिक गतिविधि की बात करें तो निष्क्रिय जीवन शैली मोटापे का कारण बन सकती है, जबकि अपर्याप्त पोषण अल्प पोषण को जन्म देता है। अब हम बात करते हैं खराब पोषण स्थिति के प्रभाव। पोषण की खराब स्थिति दो प्रमुख रूपों में प्रकट हो सकती है। एक तो होता है अल्प पोषण और एक होता है अति पोषण। अल्प पोषण क्या होता है? इसमें कम पोषण होता है, वृद्धि में बाधा, वेस्टिंग, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जैसा आयरन में कमी से एनीमिया, विटामिन ए की कमी से। अति पोषण और मोटापा क्या है? तो मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जैसी गैर संक्रामक बीमारियों का कारण बनता है। पोषण मूल्यांकन की विधियों की बात करें तो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट मूल्यांकन। प्रत्यक्ष विधियां क्या होती है? तो व्यक्ति की पोषण स्थिति मापने और मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाती है। अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है? तो समुदाय के पोषण स्तर को मापने के लिए सामाजिक और आर्थिक संकेतों का उपयोग करती है। प्रत्यक्ष पोषण मूल्यांकन विधियां एबीसीडी मॉडल, एंथ्रोपोमेट्रिक, ठीक है, विधियां परिभाषा देख लेते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक शब्द ग्रीक शब्दों एंथ्रोप्स मानव और मेट्री यानी कि मापन से बना है। इसमें शरीर के आकार, संरचना, रचना का मापन किया जाता है, जिससे वृद्धि, विकास और पोषण स्तर का आकलन किया जाता है। यह पोषण संबंधी असंतुलन या कुपोषण के कारण बने होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की पहचान करने में सहायक होता है। मुख्य माप की बात करें तो ऊंचाई और वजन, जिसमें बीएमआई वजन किलोग्राम प्रति ऊंचाई मीटर स्क्वायर होता है। सामान्य 18.5 से 24.9 होता है। अल्प वजन की बात करें तो अंडरवेट 18 18.5 किलो से कम। अधिक वजन की बात करें तो 25 से लगाकर 29.9 केजी। मोटापा कितना होता है? तो 30 से ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य ऊपरी भुजा परिधि, मिड अपर आर्म परिधि यानी कि एमयूएसी मांसपेशियों के द्रव्यमान का आकलन करने और कुपोषण का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। सामान्य सीमा सीमा कितनी होती है? तो 62.23 सेंटीमीटर से ज्यादा वयस्कों में। त्वचा मोड़ मोटाई यानी कि कैलिपर का उपयोग करके त्वचा के नीचे वसा की मात्रा मापी जाती है, जैसे ट्राइसेप्स और त्वचा मोड़। कमर नितंब अनुपात पेट के मोटापे का आकलन करता है। स्वस्थ सीमा यानी कि पुरुषों में 0.9 और महिलाओं में 0.85। उपयोग की बात करें तो अल्प पोषण, अति पोषण और वृद्धि असमानता का पता लगाना। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों के पोषण स्तर का मूल्यांकन करना। फायदे की बात करें तो गैर आक्रामक, सस्ता और आसानी से किया जाने वाला परीक्षण होता है। सीमाएं विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी जानकारी प्रदान नहीं करता। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर्स एंड देयर इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, जिसमें क्या इंडिकेटर होते हैं? तो लो हाइट फॉर एज, ठीक है, जिसमें शॉर्टनेस, स्टन, ये अभी हम सब जो पढ़ के आए वही बारे में बताया गया है। ठीक है, आप थोड़ा देख लीजिए। जैव रासायनिक विधि परिभाषा की बात करें तो जैविक नमूनों, जिसमें रक्त, मूल मूत्र, मूल
जैव रासायनिक विधि परिभाषा जैविक नमूनों जिसमें ब्लड आता है, ठीक है, यूरिन आता है, मल आता है, का विश्लेषण करके पोषक तत्वों के स्तर और चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक कार्यों को मापा जाता है। मुख्य परीक्षण ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हीमोग्लोबिन एनीमिया का पता लगता है। सामान्य महिलाओं के लिए 12 से 16 ग्राम, ठीक है, प्रति डीएल, पुरुषों के लिए 13 से 17 ग्राम प्रति डीएल। सीरम फेरिटीन का मतलब क्या होता है, तो शरीर में आयरन की भंडारण स्थिति का आकलन करता है सीरम फेरिटीन। विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी के स्तर को मापता है। कमी कितने से, तो 20 Ng/ml, ठीक है। रक्त शर्करा मधुमेह का निदान करता है। खाली पेट सामान्य 100 mg प्रति डीएल से कम और मधुमेह वाले 126 mg। अब आता है यूरिन टेस्ट जिसमें आयोडीन की कमी का पता लगता है और प्रोटीन गुर्दे के कार्य का आकलन करता है। स्टूल टेस्ट क्या होता है, स्टूल टेस्ट में यानी कि मल परीक्षण वसा का अवशोषण जांचता है। जैसे स्टीएटोरिया वसा के खराब अवशोषण का संकेत होता है। उपयोग की बात करें तो विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी और मेटाबॉलिक विकारों की पहचान, पोषण हस्तक्षेप की प्रभावशीलता की निगरानी। फायदे की बात करें तो सटीक और वस्तुनिष्ठ डेटा प्रदान करता है। आक्रामक महंगा विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। नैदानिक विधि यानी कि क्लिनिकल मेथड शारीरिक परीक्षा द्वारा कुपोषण या पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को पहचान करना। मुख्य संकेतक तो बाल, त्वचा, नाखून, विटामिन ए की कमी, शुष्क पपड़ीदार त्वचा, आयरन की कमी, भंगूर नाखून, पीली त्वचा, आंखें, विटामिन ए की कमी, रतौंधी होता है और होता है बिटोटस स्पॉट्स। मुख और जीभ विटामिन बी की कमी, जीभ में सूजन बन जाती है, कोनों पर घाव बन जाते हैं। मांसपेशियों और हड्डियां तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, मांसपेशियों का क्षय, सूजन होता है। विटामिन डी रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। उपयोग की बात करें तो कुपोषण के प्रत्यक्ष दृश्य संकेतों का पता लगाना अन्य मूल्यांकन विधियों के पूरक के रूप में कार्य करता है। फायदे की बात करें तो गैर आक्रामक और किफायती होता है। सीमाएं व्यक्तिपरक और प्रारंभिक चरण की कमियों को नहीं पकड़ सकता। आहार सेवन विधि परिभाषा तो भोजन और पोषक तत्वों की खपत का मूल्यांकन करके आहार पैटर्न और पर्याप्तता का विश्लेषण किया जाता है। मुख्य तकनीकें 24 घंटे आहार पुनः स्मरण यानी कि 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल, पिछले 24 घंटों में खाए गए सभी खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को याद करता है। खाद्य आवृत्ति प्रश्नावली यह आकलन करता है कि कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थ कितनी बार साप्ताहिक और मासिक खाए जाते हैं। खाद्य डेयरी व्यक्ति कई दिनों तक सभी खाए गए खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को रिकॉर्ड करता है। वजन किए गए खाद्य पदार्थ भोजन को उपभोग से पहले तोला जाता है ताकि सटीक मात्रा मापी जा सके। उपयोग की बात करें तो आहार संबंधी कमियों या अतिरिक्तता की पहचान करना, व्यक्तिगत आहार सिफारिशों का मार्गदर्शन करना। फायदे आहार आदतों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यादाश्त और ईमानदारी पर निर्भर करता है। रिपोर्टिंग पूर्वाग्रह समय लेने वाला व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता होती है। पोषण आकलन की अप्रत्यक्ष विधियां अप्रत्यक्ष पोषण आकलन उन व्यापक पर्यावरणीय, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी कारकों का मूल्यांकन करता है जो पोषण स्थिति को प्रभावित करते हैं। ये विधियां कुपोषण के कारणों और वितरण को समझने में सहायक होती हैं। मुख्य विधियों की बात करें तो पारिस्थितिकीय चर यानी कि इकोलॉजिकल वेरिएबल्स होता है, आर्थिक कारक यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर होता है, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सांख्यिकी होता है। पारिस्थितिकीय चर क्या होता है, तो वे पर्यावरणीय कारक जो भोजन की उपलब्धता और पोषण स्तर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मुख्य कार्य जिसमें कृषि उत्पादन, जलवायु एवं भूगोल, जल एवं स्वच्छता, फसलों, पशुधन और मत्स्य पालन की उपलब्धता, उदाहरण सूखे के कारण फसल उत्पादन में कमी और खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। जलवायु भूगोल की बात करें तो वर्षा, तापमान, मिट्टी की गुणवत्ता और खाद्य उत्पादन पर प्रभाव, उदाहरण होता है शुष्क क्षेत्र अक्सर स्थायी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं। जल और स्वच्छता तो स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता, उदाहरण अस्वच्छ जल जनित बीमारियां पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर सकती हैं। उपयोग की बात करें तो खाद्य असुरक्षा वाले क्षेत्रों की पहचान, कृषि और पर्यावरणीय नीतियों के लिए मार्गदर्शन। तथ्य एफएओ के अनुसार 2050 तक जलवायु परिवर्तन वैश्विक फसल उत्पादन को 10 से 25% तक घटा सकता है। 2 अरब से अधिक लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आर्थिक कारक की बात करें, इकोनॉमिकल फैक्टर तो परिभाषा की बात होती है तो आय, खाद्य मूल्यों और आर्थिक स्थिरता का मूल्यांकन करके पौष्टिक भोजन की उपलब्धता का विश्लेषण करता है। मुख्य कारक घरेलू उपाय भोजन खरीदने की क्षमता निर्धारित करती है, उदाहरण निम्न आय वाले परिवार सस्ते लेकिन कम पोषण युक्त खाद्य पदार्थों पर निर्भर हो सकते हैं। खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति और मूल्य उतार चढ़ाव खाद्य वहनीयता को प्रभावित करता है, उदाहरण अनाज के दाम बढ़ने से पौष्टिक आहार की खपत घट सकती है। रोजगार और आजीविका तो नौकरी की स्थिरता, वेतन और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, उदाहरण बेरोजगारी कुपोषण के जोखिम को बढ़ा सकती है।
उपयोग की बात करें तो पर्याप्त पोषण प्राप्त करने में आर्थिक बाधाओं की पहचान, सामाजिक कल्याण और खाद्य सब्सिडी कार्यक्रमों की योजना में सहायक। गरीबी के कारण 82 करोड़ लोग अधिक लोग भूख से पीड़ित हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई अधिक और खाद्य सुरक्षा संकेतकों के आधार पर भूख के स्तर को मापता है। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सांख्यिकी देख लेते हैं तो वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स यानी कि परिभाषा, पोषण स्थिति और रुझानों के आकलन के लिए जनसंख्या स्तर की स्वास्थ्य जानकारी का विश्लेषण। मुख्य संकेतक जिसमें मृत्यु दर होती है, शिशु मृत्यु दर मातृ एवं शिशु पोषण को दर्शाता है। 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण स्थिति का संकेतक होता है। रोग दर की बात करें तो मॉर्बिडिटी रेट्स, कुपोषण संबंधी बीमारियों की व्यापकता जैसे एनीमिया, मधुमेह आदि। जन्म भार क्या होता है तो 2.5 किलोग्राम से कम जन्म भार मात्र कुपोषण का संकेत देता है। आयु प्रत्याशा किसी जनसंख्या के समग्र स्वास्थ्य और पोषण स्तर को दर्शाता है। उपयोग क्या होता है तो कुपोषण और स्वास्थ्य परिणामों में प्रवृत्तियों की निगरानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के लिए मार्गदर्शन। तथ्य की बात करें तो वैश्विक स्तर पर 14.9 करोड़ बच्चे कुपोषण के कारण अविकसित हैं और हर साल 2 करोड़ नवजात कम जन्म भार के शिकार होते हैं। कुपोषण के कारण और रोकथाम की बात कर लेते हैं तो कुपोषण के कारण क्या होते हैं, रोकथाम क्या होता है। तो कुपोषण क्या होता है पहले तो ये देखो, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में ऊर्जा और पोषक तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन होता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति की आहार आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, जो अच्छे स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। प्रकार की बात करें तो कुपोषण 4 व्यापक रूपों में प्रकट होता है: वेस्टिंग, स्टटिंग, कम वजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। कुपोषण के कारण एक तो होता है गरीबी, व्यापक जनसंख्या, लैंगिक भेदभाव, कम उम्र में मां बनना, स्तनपान का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, पोषण का सही ज्ञान न होना, जीवन शैली का सही न होना, जन जागरूकता की कमी, बेरोजगारी, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन न होना और बीमारियां। ठीक है। अल्प पोषण क्या होता है तो वो देख लेते हैं। अल्प पोषण जिसमें वेस्टिंग आता है, कद के अनुरूप वजन कम होना, ठीक है। कम वजन को वेस्टिंग कहते हैं। यह तब होता है जब व्यक्ति के पास पर्याप्त भोजन नहीं होता या उसे कोई संक्रामक रोग हो। स्टैटिंग की बात करें तो आयु के अनुपात में कम कद, लो हाइट फॉर एज, लो हाइट फॉर एज को स्टैटिंग कहते हैं। यह मुख्यतः अपर्याप्त कैलोरी के सेवन के कारण होता है। अल्प वजन क्या होता है, अंडरवेट, तो आयु के अनुसार कम वजन यानी कि लो वेट फॉर एज को अल्प वजन कहा जाता है। अल्प वजन वाले बच्चे स्टटिंग, वेस्टिंग या दोनों से प्रभावित हो सकते हैं। सूक्ष्म पोषक संबंधी कुपोषण, विटामिन ए की कमी, इसमें दृष्टि संबंधी समस्याएं, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। आयरन यानी कि लोह तत्व की कमी से एनीमिया होता है, जिससे शरीर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है और थकान, कमजोरी महसूस होती है। आयोडीन की कमी की बात करें तो इसमें थायराइड विकार उत्पन्न होते हैं जो वृद्धि और संज्ञानात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, अत्यधिक कैलोरी सेवन खासकर गतिहीन जीवन शैली के साथ मोटापे का कारण बनता है। यह अतिरिक्त वसा के संचय के रूप में प्रकट होता है और हृदय रोगों, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बन सकता है। बीएमआई के अनुसार परिभाषा की बात करें तो वयस्कों में अति वजन को 25 या उससे अधिक बीएमआई और मोटापे को 30 अधिक बीएमआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आहार संबंधी गैर संचारी रोग की बात करें तो अस्वास्थ्यकर आहार और अपर्याप्त पोषण से उत्पन्न रोग जैसे हृदय रोग, जो प्राय रक्तचाप, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और अन्य आहार संबंधी कारकों से जुड़े होते हैं। भारत में कुपोषण तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी कि NFHS 5 के अनुसार इसमें आती है, पहला आता है कुपोषण की व्यापकता, ठीक है, जिसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पहला होता है स्टटिंग, जो कि होता है 35.5%। वेस्टिंग की बात करें तो 19.3%, अल्प वजन 32.1%, अति वजन 3%, महिलाओं में 15 से 49 वर्ष में कुपोषण 18.7%। ठीक है। पहला देख लेते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में एक बार फिर से देखिए, स्टटिंग 35.5%, वेस्टिंग 19.3%, अल्प वजन 32.1%, अति वजन 3% और महिलाओं में जिसमें 15 से 49 वर्ष में कुपोषण 18.7% होता। एनीमिया की व्यापकता की बात करें तो जिसमें पुरुष 15 से 49 वर्ष 25% होता है, महिलाएं 15 से 49 वर्ष 57%, किशोर बालक 31.1%, किशोर बालिकाएं 59.1%, गर्भवती महिलाएं 52.2% और बच्चे
6 से 59 माह यानी कि 67.1%। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति 2023, भारत की 74% आबादी स्वस्थ आहार ग्रहण करने में असमर्थ है। 39% लोग पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, भारत का जीएचआई स्कोर 28.7% है, जो गंभीर स्थिति को दर्शाता है। भारत में बच्चों की वेस्टिंग दर 18.7% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक बताई गई है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जीएचआई, वैश्विक भुखमरी सूचकांक एक वार्षिक समीक्षा है जिसे कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हंगर हिल्प ठीक है, वेल्थंगर हिल्फ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह विभिन्न देशों में भूख और कुपोषण की गंभीरता को मापता है और एक समग्र स्कोर के रूप में प्रस्तुत करता है। भारत में वैश्विक रैंकिंग 2024 में भारत का जीएचआई 127 देशों में से 105वें स्थान पर है। ठीक है, बोल सकते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 105वां। ठीक है, जो गंभीर स्तर की भूख को दर्शाता है। यह स्थिति खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की चुनौतियों से प्रभावित है, जिससे देश में भूख की गंभीर स्थिति बनी हुई है। भारत के लिए विशेष निष्कर्ष 2024 क्या था, तो जीएचआई स्कोर 2024 27.3 गंभीर, जो पिछले वर्ष 2023 की स्कोर 28.7 गंभीर से थोड़ा बेहतर है। भूख से पीड़ित जनसंख्या 13.7% बच्चे अल्प पोषण के शिकार है। स्टटिंग की बात करें तो 35.5% बच्चे स्टटिंग से पीड़ित हैं, और वेस्टिंग की बात करें तो 18.7% बच्चे वेस्टिंग से प्रभावित हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। बाल मृत्यु दर 2.9%। कुपोषण निवारण हेतु सरकार के कुछ प्रयासों की बात करें, जिसमें सबसे पहला आता है पोषण अभियान, जिसमें राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात करें। स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 8 मार्च 2018 को 8 मार्च 2018 को सरकार द्वारा पोषण अभियान, जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था। मंत्रालय कौन था, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उद्देश्य 2022 तक भारत में कुपोषण को समाप्त करना 2022 तक था। लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य स्टटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया, छोटे बच्चों, महिला और किशोर लड़कियों के बीच तथा जन्म के समय वजन में कमी को क्रमशः 2%, 2%, 3%, 2% प्रति वर्ष कम करना है। इस मिशन का लक्ष्य 2022 तक 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में स्टटिंग को 38.4% से घटाकर 25% करना है। नीति आयोग का समर्थन। कुपोषण मुक्त भारत की राष्ट्रीय पोषण रणनीति के तहत गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 0 से 6 वर्ष के बच्चे। राष्ट्रीय पोषण रणनीति क्या थी, तो पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन की अभिकल्पना नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय पोषण रणनीति के तहत की गई थी। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है। पोषण माह कब मनाया जाता है, तो पोषण माह पोषण अभियान के अंतर्गत हर साल सितंबर के महीने में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नीति आयोग का समर्थन। कुपोषण मुक्त भारत की राष्ट्रीय पोषण रणनीति के तहत लाभार्थी गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताएं और 0 से 6 वर्ष के बच्चे। कार्यवाहक मंत्रालय की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, MWCD। आदर्श वाक्य सही पोषण देश रोशन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जिसे 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने और मजदूरी के नुकसान को आंशिक भरपाई हेतु गर्भवती महिलाओं के बैंक में खाते में सीधे धन का भुगतान किया जाता है। पोषण वाटिका का अर्थ है भूमि का वह छोटा टुकड़ा जहां घर के लोग सब्जियां उगाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार में सभी, विशेष रूप से बच्चे और महिलाएं, कुपोषण के शिकार न हो। आयुष मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के विभिन्न हस्तक्षेपों के तहत 4.37 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों ने पोषण वाटिका की स्थापना की है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण संस्थान। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना सर रॉबर्ट मैककिर्सन ने वर्ष 1918 में पाश्चर इंस्टीट्यूट, कुन्नूर, तमिलनाडु में बेरी बेरी जांच की इकाई के रूप में की थी। वर्ष 1928 में पूर्ण पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में इसका विकास हुआ। डॉक्टर मैककिर्सन इसके पहले निर्देशक नियुक्त किए गए। वर्ष 1958 में से हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1969 में इसकी स्वर्ण जयंती के अवसर पर इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पोषण संस्थान कर दिया गया। इसका विजन स्वस्थ, टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल आहार और जीवन शैली के माध्यम से भारत में सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना है। एक बार ये भी देख लीजिए, फूड फोर्टिफिकेशन
यह कार्यक्रम आवश्यक पोषक तत्वों से खाद्य सामग्रियों को संवर्धित करने को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक सरकार ने खाद्य तेल, गेहूं, आटे के और नमक को पोषक तत्वों से संबंधित करने का आदेश दे दिया है ताकि जनसंख्या के पोषण स्तर को बेहतर बनाया जा सके। पीपीपी क्या होता है? सार्वजनिक निजी भागीदारी। उदाहरण के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन विभिन्न राज्यों में सरकारों के साथ साझेदारी करके स्कूलों या स्कूलों में बच्चों को पोषक यानी कि मिड डे मील प्रदान करती है, जिससे न केवल भूख की समस्या हल होती बल्कि कुपोषण की समस्या भी कम होती। एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति एनीमिया मुक्त भारत को 2018 में बच्चों, किशोरियों और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की प्रेविलेंस को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस रणनीति का उद्देश्य पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करके एनीमिया को समाप्त करना है। अन्य प्रयास की बात करें तो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 वर्ष प्रारंभ कब हुआ था? 2021 में समग्र पोषण के लिए एकीकृत पोषण योजना मिशन पोषण 2.0 को पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान के विलय के साथ प्रारंभ किया गया। अभियान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन और विकास निगरानी उपकरण देकर उन्हें सशक्त बनाना है। मध्याह्न भोजन 1995 स्कूली बच्चों में पोषण स्तर में सुधार करना, स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने पर सकारात्मक प्रभाव, स्कूलों में मुफ्त भोजन प्रदान करना। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है, जिसमें पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों, सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे शामिल किए गए हैं। पीएम पोषण योजना के तहत आहार विविधता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को 450 किलो कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को 700 किलो कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भोजन एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान करना, संबंध योजनाओं के माध्यम से भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में लागू की गई। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु वित्तीय सहायता देना। गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित करना। एकीकृत बाल विकास सेवा 1975 जिसमें बच्चों और माताओं को पूरक पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, जिसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर, बाल कुपोषण को कम करना और विद्यालय में दाखिले से पूर्व आवश्यक शिक्षा प्रदान करना। आईसीडीएस योजना की निगरानी संबंधी समग्र जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है। चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे। भारत में पोषण और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम देखने वाले। जय हिंद, जय भारत।